तो देखो, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जो जनरल इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हम देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, क्यों, वहां पर क्या चीजें किस किस तरह से होती हैं। और जब आप किसी भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ो या उसके डेटास को आप एनालाइज करो, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो डेटा आया कैसे है। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, उसमें आप किस तरह की चीजों को स्टडी करने वाले हैं। तो यही सब जनरल इंट्रोडक्शन में कल जो हम बात कर रहे थे, मैं फटाफट से 2 मिनट में ये बता देता हूँ कि हमने कल क्या बात की है। तो कल जो हमने बात की है वो बात की है स्पेक्ट्रम के बारे में, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो विद रिस्पेक्ट टू आपका वेव लेंथ या वेव नंबर, और साथ में हम उसको एब्जॉर्प्शन या इंटेंसिटी, इस दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं और वहां देखते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है या उसकी इंटेंसिटी कितनी कम हुई है। तो इस तरह का एक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और फिर हमने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने बात की कि वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं या एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं या स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम होते हैं। और उसके बाद में हमने बात की कि जो एटम का स्पेक्ट्रम आता है और जो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम आता है, दोनों के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। तो वहां पर हमने देखा कि जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम, और जो हम मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम देखते हैं, वो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा आता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है। और वो क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स का क्यों होता है, मॉलिक्यूल्स का क्यों होता है, वो सब हम डिटेल में कल देख चुके हैं। और एक नेक्स्ट जो हमने देखा वो है कि करेक्टरिस्टिक क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है किसी स्पेक्ट्रम की। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि पोजीशन, कि किस पोजीशन पर वो जो पीक है, वो जो स्पेक्ट्रम है, वो हमें मिल रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करके और देखने की कोशिश की कि ये एक स्पेक्ट्रम अगर हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ ये जो पीक आ रही है ये किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आ रही है। यहाँ ये जो पीक आ रही है वो किस वेवलेंथ पर आ रही है। तो अगर इनकी हमको पोजीशन पता चल गई कि ये इस पोजीशन पर आ रही हैं, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये हो गई कि इसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है उस पर अभी हम बात करेंगे। और दूसरी हमने बात की कि इंटेंसिटी, कि कितना इंटेंसिटी जो है वो इस स्पेक्ट्रम की है, या ये जो स्पेक्ट्रा आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो वो कहीं ना कहीं हम इसके जो हाइट है उससे लेते हैं कि कितना इंटेंस है। तो अगर हम यहाँ पर इस एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन 1 की, और यहाँ एब्जॉर्प्शन 2 की अगर हम बात करें, तो दोनों में इंटेंसिटी साफ नजर आ रही है कि यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, और ये जो सेकंड जो आपका एब्जॉर्प्शन है, यहाँ इंटेंसिटी कम है। और जो तीसरी चीज हमने देखी प्रॉपर्टीज में, वो ये कि इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ का मतलब कि ये जो हमें ये जो कितना चौड़ा ये जो बैंड मिल रहा है, उस वो कितना ब्रॉड मिल रहा है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह के हों, कुछ इस तरह का, एक मान लीजिए कि इस तरह का बैंड आ सकता है, कुछ आपका कुछ इस तरह का बैंड आ सकता है। तो देखो यहाँ पर विड्थ जो है वो कम है, और अगर यहाँ पर आप विड्थ देखेंगे तो वो विड्थ ज्यादा है। तो ये विड्थ क्यों आती है, ज्यादा ब्रॉड, कहीं पर कम ब्रॉड, तो ये कुछ बातों पर डिपेंड करती हैं या किस वजह से आती हैं। उन सब चीजों को हम आज एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले बात हम करेंगे पोजीशन ऑफ सिग्नल्स की। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दो। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कि पोजीशन की, कि कैसे हमें पता चलता है कि ये जो स्पेक्ट्रम में ये वाला जो बैंड आपको मिला है, ये किस पोजीशन पर आया, और ये पोजीशन हमें क्या इंडिकेट करती है। तो उसको बताने के लिए कल मैं आपसे कह रहा था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जब इंटरमिक्सिंग होती है, तो वहां पर आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जिसके बारे में आपने अपनी पुरानी जो क्लासेस हैं उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। और इसको कुछ डिटेल में हम अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, अगर हमारे को ये कहीं पर भी एमओटी अगर आती है तो, ठीक है। बट बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर होता है कि इस तरह से ये एक एस ऑर्बिटल और यहाँ पे ये दूसरा 1s ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और ये अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करके और कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं, जिसमें ये जो ऑर्बिटल है वो आपका सिग्मा, और ये जो ऑर्बिटल है वो आपका
सिग्मा स्टार, सेम इसी तरह से पाई स्टार। तो ये जो ऑर्बिटल बना है सिग्मा, ये क्या है? ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है? वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग। और ये जो ऑर्बिटल है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटम का ऑर्बिटल है। और ये जो ऑर्बिटल आपको ये दोनों एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मिले हैं, ये आपके पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आइडिया आप लोगों को पहले से है, मैंने यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा रिकॉल किया है। तो यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहे थे, तो पोजीशन किस तरह की आएगी? तो देखो, वो या तो ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसमें जो भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो कई तरह के बॉन्ड बना सकता है। क्या बॉन्ड बना सकता है? या तो वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है या वो पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रॉन या तो इसके बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में रह सकता है या फिर वो इसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में रह सकता है। तो यहां पर हमने कुछ एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को, इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर बनाने की कोशिश की है कि कौन जो है सिग्मा ऑर्बिटल्स बना रहा है, पाई ऑर्बिटल्स बना रहा है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये इसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन या तो इस सिग्मा ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, और जब आप उसको किसी फोटोन की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो यहाँ सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल है उसमें मूव करके जा सकता है। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होगा उसे हम बोलेंगे सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और एक एरो बना करके दिखा देंगे सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ। ये हमने एक एरो बना करके और दिखा दी। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स थे और हमने फोटोन डाला, और यहाँ पे पाई ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार ऑर्बिटल में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम पाई पाई स्टार ट्रांजिशन बोलेंगे। और क्या हो सकता है कि इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो भी उस फोटोन से प्रभावित हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। वो क्या करेगा? मान लीजिए कि वो एन से और सिग्मा या पाई स्टार में से पहले पाई स्टार में ये चला गया और यहाँ पे, और इसी तरह से ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं ये क्या कर सकते हैं? ये यहाँ से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ ये भी हो सकता है कि सिग्मा, ये जो हमने सिग्मा सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा से इस तरह से भी जा सकता है, ये इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, ये सिग्मा से पाई स्टार। और जो दूसरा है वो आपको कैसा मिल सकता है? वो एन से, ये सॉरी पाई से और सिग्मा स्टार का भी मिल सकता है, ये पाई से सिग्मा स्टार। ये सारी की सारी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि जितने भी ये ट्रांजिशंस आप देख रहे हो, शिवानी म्यूट कीजिए प्लीज, अपना माइक म्यूट करके रखा करो। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये इस तरह के ट्रांजिशंस अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो बात कि आपको क्या नहीं लगता कि ये जो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का जो ट्रांजिशन हुआ है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई का आपको यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाई आपको दे रहा है कि ये यहाँ से सिग्मा से और सिग्मा स्टार तक गया है। तो अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर इसकी एनर्जी जो है वो अगर ज्यादा एनर्जी आ रही है तो इसकी वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि हमने जो एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो देखा था कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एनर्जी ज्यादा हमें यहाँ पे मिल रही है या देनी पड़ रही है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। अगर ऐसा है तो ये जो स्पेक्ट्रम हमारा आएगा जहां पर भी ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत होगी वहां पर ये कम वेवलेंथ की तरफ ये पीक आ जाएगी। और अगर सबसे कम एनर्जी अगर आप इन सब में देखो, ये सबसे कम एनर्जी कहां पर मिल रही है? तो वो आपको मिल रही है यहाँ पर एन पाई स्टार। तो एन पाई स्टार ये सबसे कम एनर्जी शो कर रहा है, मींस
कि इसकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ इसकी क्या होगी, मोर, सबसे ज्यादा। मतलब ये सबसे लास्ट में यहां पर जाकर के मिलेगा, जो भी आपका उस समय स्पेक्ट्रम रेंज होगी, जो आपकी यहाँ पर वेव नंबर आप ले सकते हो या फिर इसका आप वेवलेंथ ले सकते हो, तो सबसे एक्सट्रीम पर सबसे लास्ट में जाकर के वो आपको बैंड मिलेगा या वो आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगी जहां पर एनर्जी कम होगी और लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो पोजीशन आई थिंक आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आ गई होगी इस पर्टिकुलर चीज से। और अगर आप यहाँ पे कंपेयर करना चाहो तो वो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कहां पर किस तरीके से, और जो पोजीशन है वो पहले आएगी, मतलब जीरो की तरफ आएगी, ये जो हमारे पास में जीरो है इस जीरो की तरफ आएगी, या वो इस तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू है उस तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो वो आप इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन से इजीली समझ सकते हो, ठीक है। सो पोजीशन के बाद जो हमारे पास में दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी है, ये जो सिग्नल आ रहा है, ये कितना ऊंचा आ रहा है कितना नीचा आ रहा है, ये इंटेंसिटी तीन तरीके के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं, एक तो है देखो ट्रांजिशन कितना ज्यादा हो रहा है, कि जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिसके पास में ये कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने ज्यादा ट्रांजिशन कर रहे हैं। जितना ज्यादा ट्रांजिशन करेंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपको वो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। दूसरा, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन का मतलब कि कितने आ, कितने मॉलिक्यूल्स वहां पर ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर लोअर स्टेट से और एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, किसके, जो रेडिएशंस हम डालते हैं वो। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स और पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, ये तीन तरह की यहाँ पे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसको अब हम यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी किस तरीके से आती है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपके पास में ये दो केसेस हैं, और दोनों केसेस के अंदर हमने क्या हुआ है, सेम सॉल्यूशन लिया हुआ है, सेम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन लिया हुआ है। और यहाँ पर आप जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो डेल्टा ई की जो वैल्यू देख रहे हो, ये दोनों भी क्या है, शिवानी क्या करना चाह रहे हो बेटा, ये बताओ सिर्फ। शिवानी आवाज म्यूट करो, और आपने खुद को शेयरिंग के लिए कर रखा है, मेरा शेयरिंग राइट हटा दिया। शिवानी काकरान, ओके। दिख रहा है बेटा आप लोगों को?
हेलो, बेटा आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये दो केसेस हमने यहाँ पर लिए और दोनों में आप क्या देख रहे हो कि जो डेल्टा ई की वैल्यू है, ये आपका E2 केस मान लीजिए, ये हमारे पास में E1 केस मान लीजिए। दोनों ही केसेस में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लिया और जो सिग्नल है वो हमें सेम जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो केस 1 है जहां पर एनर्जी डिफरेंस डेल E1 है और यहाँ पर डेल E2 है, तो जो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो पीक है, जो फर्स्ट केस है, इसका जो पीक है वो ज्यादा इंटेंस आ रहा है। वो ज्यादा इंटेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि लार्जर ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी यहां पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। और लार्जर ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी यहां पर देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि यहां पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो ज्यादा उस एनर्जी को मैच कर रहे हैं, जिस एनर्जी को मैच करने पर और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ग्राउंड स्टेट से और इस एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी एक्चुअली ये बताती है कि वहां पर ट्रांजिशन कितना ज्यादा अलाउड है। तो अगर ये अलाउड है और ये फॉरबिडन है, ये तो मान लीजिए कि अलाउड और ये फॉरबिडन, तो जहां जो ज्यादा अलाउड है वो ज्यादा क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा, और ज्यादा ट्रांजिशन करेगा तो आपको जो पीक है वो क्या मिलेगा? इंटेंस पीक मिलेगा, इस तरह से ऊंचाई पे। और यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन है, तो यहाँ पे जो पीक मिलेगा वो क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा या ज्यादा इंटेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर था जहां पर आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। दूसरा एक होता है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट में हम क्या देखते हैं? पॉपुलेशन स्टेट में हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में दो केसेस हैं, एक ये और यहां से सेम उसमें जा रहे हैं, या तो हम यहां से यहां जा सकते हैं या यहां से यहां जा सकते हैं। ये अलग अलग केसेस हमारे पास में हैं। ये मान लीजिए कि E1 है, ये हमारे पास में E2 है और ये हमारे पास में E3 है। अब देखो हमें जाना एक ही जगह पर है, कहां पे? इस E1 में। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स आपके पास में प्रेजेंट हैं, वो जो भी मैटर आपने लिया हुआ है, ये मान लीजिए कि आपने कोई कंटेनर लिया और इसमें जो भी मैटर लिया, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अरबों की संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में। क्या सभी की एनर्जी सेम होगी? क्या सभी सेम एनर्जी रखते हैं? नहीं, किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो दो स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये एनर्जी जो E2 है इसकी एनर्जी कम है और यहाँ पर ये जो E3 है इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता कि मान लीजिए कि यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि 80 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। एक वैसे ही नंबर ले रहा हूं मैं आपको। तो ये 80 मॉलिक्यूल्स यहाँ E2 से और E1 पर ट्रांसफर होंगे और यहाँ पर इस वाले केस में 80 मॉलिक्यूल्स E2 से और E3 से E1 में ट्रांसफर होंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो बैंड है वो ज्यादा इंटेंस हमको देखने को मिलेगा? तो यहां ज्यादा इंटेंस और यहां पर कम इंटेंस। दूसरा हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अच्छा जरूरी नहीं है कि अच्छा ये यहां पर अगर इस स्टेट में 100 है तो 100 के 100 ही माइग्रेट करके यहां पर E2 से और E1 में चले जाएंगे। लेट्स से मान लीजिए कि केवल 50% जाते हैं, 50%, तो 50 तो चले गए यहाँ पे, 50 मॉलिक्यूल से आगे, और इसके 50 देखेंगे तो यहाँ 40 आए। तो देखो ये 50 की वजह से पीक आ रहा है और यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन 40 मॉलिक्यूल्स की वजह से हुआ है इसकी वजह से पीक आ रहा है। तो आपको नहीं लगता ये जो पीक है जो 50 की वजह से आ रहा है वो ज्यादा इंटेंस आएगा और जो 40 की वजह से आ रहा है वो थोड़ा सा कम इंटेंस आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और तीसरी जो चीज है जो इंटेंसिटी को अफेक्ट करती है वो है
पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल मतलब जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पर कोई सोर्स होता है जो लाइट जो है वो इमिट कर रहा है। यहाँ ये मोनोक्रोमेटर है जिसमें से पास होकर के और बहुत सारे वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है वो सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट में आप उसको कन्वर्ट कर देते हो। इसके बाद में ये जो लाइट है वो यहाँ पर ये जो सैंपल आपका पड़ा हुआ है इस सैंपल से पास होती है। अब ये जो सैंपल है ये क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पर जो डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट करेगा। यही है, ये जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पर है वो उसको मान लो आई, और ये मान लीजिए कि जो निकलने वाली ट्रांसमिटेड लाइट है वो आई और इंसिडेंट लाइट जो है वो आई नॉट। आपको नहीं लगता कि जब यहाँ पर सैंपल के थ्रू ये पास होगी, ये जो सैंपल यहाँ पड़ा हुआ है ये इस लाइट जो इस पे पड़ रही है या जो रेडिएशन इस पे पड़ रही है इसमें से कुछ अमाउंट में उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या इमिट कर देगा या स्कैटर कर देगा। ये हमने पहले बात की हुई है, या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है या स्कैटरिंग कर सकता है। तो मान लीजिए कि लेट्स से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो एब्जॉर्ब कर ली, तो ये जो निकलने वाली लाइट होगी वो उतनी इंटेंसिटी की नहीं होगी जितनी की पहले थी। और अगर मान लीजिए कि ये इतना लेंथ का था और एक हमने ले लिया सैंपल ट्यूब इतना, ये भी सैंपल है, तो यहाँ पे ज्यादा समय तक जो लेंथ है वो ज्यादा है और ज्यादा समय तक लाइट इसके कांटेक्ट में होगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और यहाँ जब लाइट जो सैंपल है उसकी लेंथ जो है वो कम है तो यहाँ पर कम एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर आपका लेंथ इतना सा होगा, अगर सैंपल से जब ये पास होगी तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो और भी कम होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पाथ लेंथ है जिससे हम उसे पास कर रहे हैं वो कितनी देर तक सैंपल के कांटेक्ट में रहा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंटेंसिटी को बताता है। तो यहाँ इंटेंसिटी जो आएगी वो इंटेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट हुआ। यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, इससे ज्यादा आएगी। और जब हम इस तीसरे केस में अगर हम देखें तो यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी वो और ज्यादा आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो क्या कि जो सैंपल की जो पाथ लेंथ है वो भी इंटेंसिटी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। और इस विशेष रूप से ये जो इंटेंसिटी है जो पाथ लेंथ पर डिपेंड करती है, इसको हमने एक लॉ है उसमें पढ़ेंगे हम, जिसे हम बोलते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम सबसे पहले इसी लैम्बर्ट लॉ पर बात कर लेते हैं कि ये लैम्बर्ट लॉ क्या है और किस तरीके से ये जो पाथ लेंथ है इस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। ठीक है, सो देखो लैम्बर्ट लॉ की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं यहाँ पे लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ ये क्या कहता है? पहली चीज यहाँ पर एक, पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना दूं, उससे थोड़ा सा और समझने में हमें आसानी रहेगी। ये मान लीजिए कि आपके पास में कोई सोर्स है, ठीक है ना, और ये हमें एक तरह की लाइट प्रोवाइड कर रहा है ना। जब हम यहां से चलेंगे तो ये मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है ना, मैं एम लिख करके छोड़ रहा हूं। ये लाइट मोनोक्रोमेटर, ये लाइट यहां से पास हो रही है इस तरीके से, ये मोनोक्रोमेटर लगा हुआ, ये इसको एक ही वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देगी और ये एक वेवलेंथ की जो लाइट है ये फर्दर आगे मूव करेगी। ठीक है ना, ये एक ही वेवलेंथ की लाइट आगे फर्दर मूव करती है। और हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल है, ठीक है, वो एक क्यूबिकल शेप का जो ट्यूब है जिसे आप क्यूवेट बोलते हो, उससे पास होती है, मान लीजिए। ठीक है, इसमें सैंपल भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, सैंपल, और ये इस पर पास होती है और यहां से फिर ये निकलेगी, ये यहां से निकल जाएगी और यहां पर लगा होगा एम्पलीफायर। जो ये जो सिग्नल्स यहां पर मिले हैं, अब देखो मैंने इसको थोड़ी सी कम वेवलेंथ में दिखाया है ना, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई। इस तरह से मानो आप, ये एम्पलीफायर इन सिग्नल्स को, जो बहुत ही कम सिग्नल्स हैं, इसको एम्पलीफाई कर देगा और बाद में जाकर के यहाँ जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर पर जाकर के वो सिग्नल पहुंचेगा और उस सिग्नल को फिर हम यहाँ पे रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह का एक सेटअप जो है वो हमें
यहां पर मिलता है, ठीक है। नाउ ये जो इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट ये पड़ रही है, इसकी इंटेंसिटी मैं मान लेता हूं आई नॉट, और जो ये जो निकल रही है इसकी इंटेंसिटी मैं मान लेता हूं आई। और ये जो सैंपल ट्यूब है इसका जो लेंथ है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल एल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सोर्स से लाइट को लेंगे, मोनोक्रोमीटर से एक वेवलेंथ की लाइट में उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको इस पर डालेंगे। जैसे ही हम इस पर डालते हैं और यहां से जब वो इस 1 सेंटीमीटर एल जो कि किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है मान लो, तो इससे जब पास होगा तो ये लाइट इस समय क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आप ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ इस इंटेंसिटी की लाइट में, ये जो आई नॉट लाइट में मैंने जब पास की, और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ये है इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश, इंसिडेंट लाइट। और ये क्या है, ये आपकी है ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, कि जो ट्रांसमिट होकर के यहां से पास होकर के जो लाइट आई है वो। तो जब हम इसमें से इसको पास करेंगे, तो जब ये यहां से इस दूरी तक जब पास होगी, इस दूरी तक जब ये पास होगी, तो ये इस लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करेगी तो इसकी इंटेंसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और इसकी इंटेंसिटी को मान लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी में चेंज आया, कितना चेंज आया, मान लीजिए कि थोड़ा सा चेंज आया, डी आई, थोड़ा सा चेंज आया। कब, जब इसने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक एक्स डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, छोटा सा। ऐसे ये कई सारे टाइप्स में डिवाइड हो सकता है, ये 2 3 4, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। 1 सेंटीमीटर को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना। उस डिस्टेंस को, छोटे डिस्टेंस को हम मान लेते हैं dx। तो जब ये dx उसमें चलती है तो ये क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। और ये किस पर किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो इस सैंपल ट्यूब में, और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां पे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे वहां पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा, और कम है तो कम, ठीक है। सो ये इस पर ये डिपेंड करता है। और साथ में ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये जो चेंज हो रहा है इंटेंसिटी में, जो चेंज हुआ है, चेंज इन इंटेंसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, ये जो हुआ है ये साथ में इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये एब्जॉर्ब होगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये सब वो लिया सैंपल ट्यूब और इस पर बॉम्बार्ड किया। मान लीजिए कि यहाँ पर इंटेंसिटी केवल इतनी है कि ये 50 पार्टी जो वेव्स हैं वो पर सेकंड पड़ती हैं, 50 वेव्स। और एक दूसरा हमने लिया ट्यूब, और यहाँ पर जो है वो 100 जो फोटॉन्स हैं वो 1 सेकंड में गिरते हैं। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे हैं और यहाँ पे कम फोटॉन्स गिर रहे हैं। तो जब ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब भी तो ज्यादा होंगे। अगर मैंने डाले ही नहीं उसको, उस जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे भूख लगी है और मुझे भूख लगी है और मेरे को खाना दिया है, तो मुझे दी यहाँ पर 1 रोटी और यहाँ पे मुझे दी 10 रोटी। तो मैंने यहाँ पर कितनी खाई, 1, और यहाँ पर कितनी खाई, 3। यहाँ पर 3 क्यों नहीं खाई, क्यों, क्योंकि मुझे दी ही नहीं गई। और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ, मान लीजिए कि वो एब्जॉर्प्शन हुआ 60 और 40 ये निकल गया, तो 60 यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, यहाँ पे 50, होना कितना चाहिए था 60, लेकिन यहाँ 50 क्यों हुआ, क्योंकि दिया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि ये जो चेंज है इंटेंसिटी में, ये जो हमने इंटेंसिटी में चेंज जो बताया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, और जो इंटेंसिटी हम लाइट जिस भी इंटेंसिटी की इस पे डाल रहे हैं उस पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसे मान लेते हैं एल्फा, एल्फा, ठीक है।
और ये C और ये I। अब ये माइनस साइन इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, मैं इस तरफ लगा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि ये कई 1 सेंटीमीटर को हमने कई पार्ट्स में तोड़ा हुआ है कि पहले इस छोटे से जगह पर आएगी। इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करके देखो तो मान लो कि ये आपके पास में बॉक्स है, ये जो बॉक्स हमने यहाँ पर देखा है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, पहले कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये लाइट आकर के पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद में फिर आगे चलेगी, फिर ये थोड़े से यूनिट जो डिस्टेंस है उसमें, फिर ये थोड़े से हम इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इस थोड़े से डिस्टेंस पर मेजर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इस थोड़े से, मतलब जैसे जैसे ये पास होती जाएगी वैसे वैसे ये एब्जॉर्ब करती जाएगी और उसी को हमने क्या माना है, dx माना है। ठीक है, तो हम इनको क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमने ये छोटे से dx, ये dx है, ये भी dx है, ये भी dx है, ये भी dx है और ये भी dx है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से पहले क्या कर देते हैं, हम एक जैसी चीजों को एक तरफ ले आते हैं, जैसे कि हमने ये di अपॉन i इक्वल्स टू अल्फा c और dx, यही है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लिमिट लगा दो आप, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, तो हमने इसको इंटीग्रेट कहां से किया, कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट थी वो क्या थी, वो थी I0 या I0, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो क्या है, I। तो हम इसको क्या करेंगे, I0 से I तक इंटीग्रेट कर देंगे। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया I0 से I तक, ठीक है। और यहां पर हम डिस्टेंस को इंटीग्रेट कर देंगे, ये डिस्टेंस। अब इसको कहां से करेंगे, अब ये वाला डिस्टेंस मान लो 0 है और ये वाला डिस्टेंस हो गया पूरा L। L बताया था ना कि ये जो पूरी की पूरी लेंथ जो है वो कितनी है, वो L। तो इसको हम 0 से लेकर के और L तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन जब हमने किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई ln I, क्या लिमिट, I0 से I तक। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा अल्फा और c, और इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर किया है dx का, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, लिमिट कहां से, 0 से लेकर के L तक। इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पर ये कहां से कहां तक जाएगी, ये आपका ln I से ये अपर लिमिट है और वहां से लोअर लिमिट तक इक्वल्स टू माइनस अल्फा c, और कहां से कहां तक, L से 0 तक। L से 0 तक तो L माइनस 0 का मतलब हो गया L, L माइनस 0 लिखेंगे ना, तो L माइनस 0 का मतलब क्या हुआ, L हो गया, तो हमने यहाँ पे सिर्फ L लिख दिया। ठीक है, सो इस तरह से हमें यहाँ पर ये देखने को मिल गया, ये इक्वेशन हमारे पास में एक आ गई। इसको फर्दर और हम कर सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln I अपॉन I0, है ना, क्योंकि ये आपने घातांक नियम पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही इसको अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज है अल्फा c और L। ठीक, आगे इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये देखो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इस तरफ भी ले सकते हैं, है ना। तो देखो इसको मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस किया और इसको प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर देता हूँ। ये जो I अपॉन I0 था इसको मैंने I0 अपॉन I कर दिया, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये इस तरह से ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये देखो ये है I अपॉन I0 और यहाँ क्या है, I0 अपॉन I। तो मैंने इन वैल्यूज को उल्टा कर दिया, तो ये वैल्यू जो है वो जो माइनस में थी वो क्या हो गई, प्लस में हो गई। अब हमारे को ये प्लस में मिल गया, और ये क्या है, अभी जो नेचुरल लॉग है उसमें हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको जो log 10 है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। log 10 में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो वैल्यू आपकी 2.303 से मल्टीप्लाई आप कर देते हो, तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log 10 और ये आपका I0 अपॉन I और इक्वल्स टू
कोई अल्फा सी एल, ठीक है। यहाँ तो कोई लॉग वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब ये जो अल्फा है, हम इस अल्फा को अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा तो ये सी एल नीचे चला जाएगा, तो ये 2.303 सी एल और log 10 आई नॉट अपॉन आई, ये हमारे पास में वैल्यू एक निकल करके आ गई। और फर्दर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा 2.303 इक्वल्स टू 1 अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय एल log आई नॉट अपॉन आई। इसको हमने नीचे ले लिया इस तरफ, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं मोलार या मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन सी एल log to the base 10, इसको भी log to the base 10 आई नॉट अपॉन आई। इस तरह से हमने ये कर लिया। और ये जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन है, ये क्या है, ये है हमारे पास में मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या फिर सिंपली एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, या तो इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बोल सकते हो या फिर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बोल सकते हो। ये एप्सिलॉन की वैल्यू है, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आ गई। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है c मल्टीप्लाइड बाय l, तो ये वैल्यू इस तरह से भी आ सकती है, एप्सिलॉन c l इक्वल्स टू log बेस 10 आई नॉट अपॉन आई, ठीक है। सो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन निकल करके आ गई। किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये आप देखो, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और इसका ये जो हमने क्या लिया है, ये जो चेंज इन इंटेंसिटी ये हमने दी है, और ये हमारे को निकल के आ रही। नाउ ये जो वैल्यू है, हम यहाँ ये बता सकते हैं, क्योंकि ये जो log बेस 10 आई नॉट अपॉन आई जो है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ए। ए क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो ये एक वैल्यू जो इसकी है, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पुट कर दिया तो हम यहीं लिख सकते हैं ए, क्योंकि ये वैल्यू ए के बराबर है, ठीक है। सो ये हमारे पास में कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई, जहां पर ए एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अच्छा, कई जगह जब आप इसको पढ़ोगे तो कई जगह एब्जॉर्प्शन के सेंस में इंटेंसिटी पूछी गई होगी कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, कैसे हुआ। और कई जगह ये देखा जाता है कि इंसिडेंट लाइट हमने इतनी डाली और बाद में ट्रांसमिटेंस कितना हुआ। एब्जॉर्प्शन की जगह वो क्या ले सकते हैं, ट्रांसमिटेंस को भी ले सकते हैं। अब ट्रांसमिटेंस को लेंगे तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, तो ये जो टी है ट्रांसमिटेंस, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन है ना, ये एब्जॉर्प्शन है, तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा, ट्रांसमिटेंस होगा ये हमने डाला इस सैंपल पर, यहाँ जो निकल के आया, अगर ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये आई नॉट अपॉन आई है, और ट्रांसमिट हो रहा है तो आई अपॉन आई नॉट, इसका जस्ट उल्टा, तो आई अपॉन आई नॉट, ये क्या है, ट्रांसमिटेंस। और इसको अगर आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको मान लीजिए कि लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये log t इक्वल्स टू log i अपॉन आई नॉट, ठीक। और ये हमारे पास में log t, अब इसको माइनस लॉग में अगर हम लेना चाहें तो ये जो वैल्यू है वो आई नॉट अपॉन आई हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं क्या लिया हुआ है, आई नॉट अपॉन आई लिया हुआ है, इसलिए इसको आई अपॉन आई नॉट को हमने आई नॉट अपॉन आई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। ओके, अब आपने ये माइनस साइन लगा दिया, ये वैल्यू क्या है,
ये log t, ये log I नॉट अपॉन I क्या था? log I नॉट अपॉन I था a, था ना? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस a लिख सकते हैं। और माइनस a अगर लिख सकते हैं तो आगे हम और चलते हैं। फिर आगे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ t की वैल्यू निकालें, t का वैल्यू निकालें, तो ये log 10 जो है वो इधर आ जाएगा और ये माइनस a चला जाएगा। ठीक है ना? तो एक इक्वेशन हमारे पास ये निकल के आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास में ये निकल के आ गई। और a आपको पता है, a ये भी है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि t इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन CL। ये तो कई कई जगह पर आप कोई सा भी जो एक्सप्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा और डिपेंड करता है आपको क्या वैल्यू दी हुई है। अगर मान लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल निकालना हो कोई, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या है। तो अगर जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है कि जब ये यहाँ पर जो हम लाइट यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है ना, और ये लाइट ट्रांसमिट होकर के आ रही है, तो अब यहाँ पर हम लाइट की क्वांटिटी को कैसे बताएं कि साहब लाइट मैंने कितनी डाली, ठीक है ना, और यहाँ पर लाइट कितनी निकली। तो मैं यहाँ पर ये जो ट्रांसमिटेंस है इसको हम एक दूसरी टर्म है जिसको हम बोलते हैं परसेंट ट्रांसमिटेंस, उसके अंदर भी क्या करते हैं, लेते हैं। संजना, आवाज म्यूट करो बेटा, माइक्रोफोन म्यूट करो। तो परसेंट ट्रांसमिटेंस के फॉर्म में लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी अमाउंट में इंसिडेंट लाइट डाली है और यहाँ जो ट्रांसमिटेंस हुआ है वो इसका कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो वो हम अगर निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो मान लो कि हम इस तरह से निकालते हैं, इस तरफ निकाल देते हैं इसको यहाँ पे। तो ट्रांसमिटेंस क्या था हमारे पास में, टी था हमारे पास में आई अपॉन आई नॉट, ये लिया था हमने, ये रहा है ना, आई अपॉन आई नॉट। तो ये हमारे पास में है ट्रांसमिटेंस। और अगर आपको परसेंट ट्रांसमिटेंस लेना है तो आप लिख दो यहाँ पे परसेंट ट्रांसमिटेंस आई अपॉन आई नॉट, इसको क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंट ट्रांसमिटेंस आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। और इसी से, और अगर आप आई अपॉन आई नॉट, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस ये वैल्यू नीचे चली जाएगी और ये हो जाएगा 100, इस तरह से, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या पता है, हमें पता है कि जो log t है, log t इक्वल्स टू था माइनस a के, कहाँ गया, ये रहा। अगर ये था तो a क्या है, a हो जाएगा माइनस log t, इधर ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। और ये जो a है, ये माइनस log t क्या था, माइनस log t हमने देखो कहाँ किया है, ये रहा, ठीक है ना। तो इससे हम इस वैल्यू को यहाँ पर ले लेंगे, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में माइनस log, और t वैसे भी हमारे पास में i अपॉन आई नॉट है, तो t की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं i अपॉन आई नॉट, कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया i अपॉन आई नॉट। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, i अपॉन आई नॉट। सो a इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस, अब देखो i अपॉन आई नॉट, ये क्या है, i अपॉन आई नॉट, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो माइनस परसेंट ट्रांसमिटेंस अपॉन 100,